हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कांसेप्ट के अंदर एन फैक्टर्स कैलकुलेट करना सीखा था, जहां पे मैंने आपको चार तरह की स्पीसीज के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट करना सिखा दिया था। एक आयंस के लिए हमने डिस्कस किया था कि किसी भी आयन के लिए जो उसका एन फैक्टर होता है वो उसके चार्ज के इक्वल होता है। दूसरा फिर हम लोगों ने बात की थी सॉल्ट्स के लिए। सॉल्ट्स के लिए हमने सीखा था कि एन फैक्टर जो होता है वो केटायन और एनायन की चार्जेस के एलसीएम के बराबर होता है। फिर हमने बात की थी एसिड्स और बेसिस की, जहां पे मैंने आपको सिखाया कि किसी भी एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है वो कितने H प्लस दे सकता है, उसकी बेसिसिटी के इक्वल होता है। सिमिलरली बेस के लिए एन फैक्टर उसकी एसिडिटी के लिए इक्वल होता है। और हमने वहां पर कुछ केसेस को कवर किया था, कुछ स्पेशल केसेस जो मैंने आपसे याद करने को कहा था, लाइक H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। ठीक, 3, 2, 1 बेसिसिटीज। ठीक है, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके सबसे ज्यादा काम में आने वाला है, दैट इज एन फैक्टर कैलकुलेशन फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये अपना फिफ्थ और नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं? देखो बहुत ही आसान है। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जो एन फैक्टर होता है वो सिंपल होता है, नेट इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। कितने इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस ने गेन किए और लूज किए, ठीक, डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन किया लूज किए डिवाइड कर दो आप उसे उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका एन फैक्टर। तो ये बेसिक डेफिनेशन। ये तब है जब हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। हम तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया करेंगे। कैसे, आओ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करना है। अगर इसको एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करना है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इटसेल्फ क्या होना होगा, रिड्यूस। तो ये कन्वर्ट होगा Cl- में। सिंपल। आप इसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो यहां पर क्लोरीन कौन से स्टेट में है, 0। ठीक, यहां पर क्लोरीन कौन से स्टेट में है, -1। तो 0 से -1 बताओ कितने का चेंज आया, 1 आया। यहां कितना क्लोरीन है, 2। ये ध्यान देना, यहां जितना नंबर ऑफ एटम्स हो आप उससे मल्टीप्लाई जरूर करोगे। तो 2 क्लोरीन है तो 1 into 2, यानी इसके लिए ओवरऑल चेंज कितने का आ गया, 2 का। अब आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से बोल दो, चाहो तो यहां से बोल दो। यहां पर क्लोरीन के एक मोल ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। या फिर ऐसा बोल दो, क्लोरीन 0 से चला गया -1, कितने का चेंज, 1 into 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो सिंपल, एक रिएक्शन में एक सब्सटेंस ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए हैं पर मोल, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, उसका एन फैक्टर। तो बात हुई कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करने वाले हैं। तो आओ देखते हैं कौन कौन से सब्सटेंसेस को हमें यहां डिस्कस करना है। तो देखो यहां पर मैं आपको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट से मिलवाऊंगा। यहाँ पर ना कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी होती है ना, वो कभी भी आपको क्वेश्चन में लिख कर नहीं देगा, कि मतलब बताएगा ही नहीं, आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे आप। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी, बहुत आसान है। आज के लेक्चर में देखते देखते आपको याद हो जाएगी, और एक बार आप थोड़ा सा तमीज से रिवाइज कर लोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। आपने बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले आपको मिलवाने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, क्या है अपने पास, पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड में K+ और MnO4- 2 तरह के आयन होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर आता है इस MnO4- की वजह से। ठीक, दूसरा ये ना 3 अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग बिहेवियर शो करता है। तो बात करो आपसे MnO4- की, MnO4-
अगर आप इसको लेकर चल रहे हो एसिडिक मीडियम में, तो ध्यान देना अभी MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, ठीक। ये MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में खुद किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+। किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+ में। तो आपको याद रखना होगा एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस हमेशा +7 से किस में कन्वर्ट होता है, +2। अब आप देखो चेंज 7 से 2 जाने के लिए बताओ कितने का चेंज आया, 5। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आएगा उसी को हम इसका एन फैक्टर बोलते हैं। तो 7 से 2 बताओ चेंज कितने का आया, 5। आपको साइन नहीं देखना है, आपको मैग्नीट्यूड देखना है। क्या देखना है, मैग्नीट्यूड। तो 7 से 2 गया, 5 का चेंज आया, तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना होगा, 5। कितना होगा, 5। तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर हमेशा कितना होगा, 5। हमेशा एसिडिक मीडियम में ये खुद +7 से कहां पर कन्वर्ट होगा, +2 में। सेम इसी तरह आप इसको डिस्कस करते हो दूसरा मीडियम, दैट इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हो गया या फिर स्लाइट बेसिक हो गया। तो न्यूट्रल और स्लाइट बेसिक मीडियम में ये हमेशा कन्वर्ट होता है MnO2 में। अब आप देखो MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, तो 7 से 4 आया, बताओ कितने का चेंज, 3। इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे जब जाके ये 4 में कन्वर्ट हुआ होगा। तो बताओ यहां पर इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहां पर इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। सही है। सिमिलरली लास्ट दैट इज योर बेसिक मीडियम। तो अगर मीडियम बेसिक है तो ये हमेशा कन्वर्ट होता है MnO4 2-, यानी +7 से कहां पर पहुंच गया, +6। तो अगर ये +7 से +6 पहुंच गया तो कितने का चेंज है, 1। तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर 1 होगा। तो ये आपके पास 3 अलग अलग मीडियम्स और 3 अलग अलग मीडियम में इसकी 3 अलग अलग एन फैक्टर्स होते हैं। अगर एसिडिक मीडियम में है तो ये +7 से +2 में कन्वर्ट होगा और इसका एन फैक्टर कितना होगा, 5। अगर आप न्यूट्रल या फिर स्लाइट बेसिक, थोड़ा सा बेसिक अगर मीडियम है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 3। ये ध्यान रखना ये खुद किस में कन्वर्ट होगा, MnO2 यानी Mn+4 स्टेट में आएगा। सिमिलरली अगर मीडियम बेसिक है तो ये MnO4 माइनस से कहां कन्वर्ट होगा, MnO4 2-। ध्यान दो इसे हम बोलते हैं परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन ये जो है इसका नाम होता है मैंगनेट आयन। तो हो सकता है कभी आपको नाम की जरूरत भी पड़ जाए। तो MnO4 माइनस परमैंगनेट और MnO4 2- क्या होता है, आपका मैग्नेट आयन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपने 3 अलग अलग इसके एन फैक्टर्स देखे। क्लियर, चलो इसे कॉपी करो, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं इसकी रिएक्शंस को। तो देखो अब हम इसकी रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। इसकी रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली एसिडिक मीडियम, मेनली हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान देना, इन एसिडिक मीडियम KMnO4 is a strong oxidizing agent and can oxidize। ठीक, एसिडिक मीडियम में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये बहुत सारे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करता है। कौन कौन से, अब ये आपको याद रखने होंगे। इसमें सबसे पहला है, अगर आयरन आपका Fe+2 स्टेट में है तो ये उसको Fe+3 स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। यानी रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो रिएक्शन लिखना आना इंपॉर्टेंट है और फिर उसको बैलेंस करना भी। तो पहली रिएक्शन है आपकी वजह से Fe2+ स्टेट में है, तो Fe2+ अगर MnO4- से रिएक्ट कर रहा है, कौन से मीडियम में, एसिडिक, तो उसके लिए हम यहां पे H+ लिखेंगे। तो Fe2+ खुद किस में कन्वर्ट होगा, Fe3+। ठीक, MnO4- खुद किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+, और साथ में क्या बनेगा, वाटर H2 बनेगा। तो ये आपकी रिएक्शन। फर्दर आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो देखो बैलेंस करने के लिए हमने एक मेथड सीखा था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आपको याद है वहां पे आप चेंज कैलकुलेट करते थे, Fe यहां पे +2 से +3 में चला गया, बताओ कितने का चेंज, 1।
यानी अब हम ये इसका एन फैक्टर बोलेंगे। इसका एन फैक्टर कितना है 1। सिमिलरली MnO4 माइनस +7 से +2 में चला गया, इसका एन फैक्टर कितना आएगा 5 आ गया। तो दोनों के चेंजेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 5Fe2 प्लस 1 से किया MnO4 माइनस। ठीक, अब आप क्या करोगे, एटम्स बैलेंस करोगे। 5 आयरन 1 Mn 1 Mn, फिर क्या बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो आपको बैलेंस्ड रिएक्शन याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रोडक्ट्स क्या हैं। जब भी कभी आयरन Fe+2 स्टेट में MnO4 माइनस से रिएक्ट करेगा तो हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा, Fe+3 में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो रिएक्शन भी आपको खुद को लिखनी आनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, सेकंड ऑक्सिलेट C2O4 2 माइनस अगर आपके पास है तो इसको कहां पहुंचा देगा, CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो रिएक्शन कैसे लिखूंगा, C2O4 2 माइनस, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, MnO4 माइनस से। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में H+। ठीक, क्या बनाएगा, MnO4 माइनस खुद किस में कन्वर्ट होगा, Mn2 प्लस C2O4 2 माइनस किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, CO2 प्लस, साथ में होगी H2। पूरा लिख सकता हूं। रिएक्शन को बैलेंस करना, एन फैक्टर्स निकालो। ये +7 से +2, बताओ एन फैक्टर कितना आएगा 5। यहां देखो कार्बन +3, यहां पे कार्बन +4, +3 से +4 कितने का चेंज 1 इंटू कितना कार्बन है 2, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 5, ये बनेगा 2, 2 Mn 10 कार्बन होगा। ऑक्सीजन 5 4 20 18 20 और 8 H2, सॉरी 5 4 20 और 8 28 था, 20 ऑक्सीजन इधर हो गए, बचा 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन बैलेंस करो 16, तो यहां पर आ जाएगा 16H+। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक, तो रिएक्शन तो देखो अब हम किसी भी टाइम बैलेंस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक, तो देखो आपके पास दोनों मेथड, एक तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, नेट इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। तो आप ये देखो, इसने 5 का चेंज, इसका 2 का चेंज। तो मैंने आपको सिखाया था कि इस रिएक्शन में नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने का होगा, 10 होगा। तो या तो आप फॉर्मूले से निकाल लो, 10 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5, 10/5 कितना होता है 2, 10/2 कितना होता है 5, है ना। तो हम वो फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले के लिए आप पहले रिएक्शन बैलेंस करोगे, इतना टाइम किसके पास है। आप तो डायरेक्ट चेंज कैलकुलेट करो, वही आपको एन फैक्टर देगा। यहां पर Mn +7 से +2 गया, कितने का चेंज 5, तो इसका एन फैक्टर 5। +3 से +4 गया, चेंज 1, लेकिन कितना कार्बन है 2, तो इंटू 2 करोगे, इसका एन फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा। आ रही बात समझ में। तो पहला Fe+2 को कहां पहुंचा देगा, Fe3+ में। C2O4 2 माइनस को कहां पहुंचा देगा, CO2 में। कॉपी करो, फिर और रिएक्शंस हैं जो भी आपको यहां पर देखनी है। फिर देखो थर्ड, अब हम बैलेंस नहीं करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन भी आप खुद लिख सकते हो वैसे तो। अगर H2O2 है तो H2O2 को ये ऑक्सीडाइज कर देता है O2 में। तो रिएक्शन क्या बनेगी, देखो H2O2 प्लस MnO4 माइनस प्लस H+ चेंजेस टू Mn2 प्लस O2 प्लस H2। बैलेंस तो आप कर ही लोगे। याद रखने प्रोडक्ट, अगर H2O2 KMnO4 से रिएक्ट करता है तो H2O2 खुद किस में कन्वर्ट होगा, O2 में, और KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+ में। फिर देखो अपनी फोर्थ रिएक्शन, H2S को ये पहुंचा देगा सल्फर में। किस में पहुंचाएगा, सल्फर में। तो रिएक्शन लिखो, क्या बनेगी रिएक्शन, H2S प्लस MnO4 माइनस प्लस H+। H2S को पहुंचाएगा सल्फर प्लस MnO4 माइनस खुद किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+ प्लस H2।
सिमिलरली फिफ्थ रिएक्शन, फिफ्थ इज SO2 को ये पहुंचा देता है SO4 2- में। अब आप रिएक्शन भी लिख सकते हो सेम ऐसे ही। सिक्स्थ, अगर आपके पास SN+2 स्टेट में है तो उसको पहुंचा देगा SN+4 स्टेट। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस है जो आपको इसके लिए ध्यान देनी होगी कि किस किस को कहां कहां पहुंचाता है। Fe2+ को Fe3+ में, ऑक्सिलेट को कहां पहुंचाता है CO2 में, H2O2 को O2 में, H2S को सल्फर में, SO2 को सल्फेट में, SN2+ को SN4+ में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलाइड। हैलाइड जैसे हो गया Cl-, Br-, I-। तो कोई भी हैलाइड जैसे I- है उसको हेलोजन में बदल देता है, हैलाइड टू हेलोजन, दैट इज Cl2, Br2 या फिर I2 में। तो I- है, उसकी रिएक्शन अगर आप MnO4- से करवाओगे इन एसिडिक मीडियम, तो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करेगा, इटसेल्फ तो कन्वर्ट होगा Mn2+ में और I- को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में, अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्लियर है? तो ये 7 रिएक्शंस हैं। 7वें भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड और ये 7th जो आपके सबसे ज्यादा काम में आती है। ऑल्दो याद तो आपको ये सारी रखनी है और बहुत आसान है याद रखना, मैं अभी याद करवा दूंगा आपको, आप चिंता मत करो। बस एक बार इनको ठीक से, बहुत बोलते हैं ना पैनी नजर, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके रिएक्शन को देखते जाओ और लिखते जाओ, फिर अभी हम इनको याद भी कर लेंगे। ठीक, ये तो अपना पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 जो 3 अलग अलग मीडियम्स के अंदर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मीडियम एसिडिक है तो Mn2+ में कन्वर्ट होगा, हमने सारे रिएक्शंस देखी, यही अपने सबसे ज्यादा काम में आएगी। अगर मीडियम न्यूट्रल है तो MnO2 में कन्वर्ट होगा, और अगर मीडियम बेसिक है तो किस में कन्वर्ट होगा, MnO4 2- में कन्वर्ट होगा। और इसके इन्फेक्टर्स होंगे 5, 3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। क्लियर? कॉपी करो, फिर मिलते हैं अगले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। फिर देखो अपना अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। दैट इज K2Cr2O7। ठीक, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, जैसे KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वैसे ही K2Cr2O7 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन उसकी तरह ये 3 अलग अलग मीडियम में रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ एक ही मीडियम में रिएक्ट करता है, दैट इज एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम में ये जो आपका K2Cr2O7 है, इसमें आयन कौन होता है, Cr2O7 2-। यही सारा काम करता है और ये इटसेल्फ कन्वर्ट होता है Cr3+। किसमें कन्वर्ट होता है, Cr3+। तो आप इन्फेक्टर निकालो, यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा। देखो +6 से +3 कितने का चेंज, 3 इंटू कितना, क्रोमियम 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस रिएक्शन के लिए इसका इन्फेक्टर कितना होगा, 6। तो इतना आप रट लो, रट। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना, हाँ वेरी गुड, 5। और K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर हमेशा कितना, 6। ये खुद किस में कन्वर्ट होगा, Cr3+ में कन्वर्ट होगा। अगेन एसिडिक मीडियम में ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये वो सारी ही रिएक्शन शो करता है जो KMnO4 करता है। जो जो रिएक्शन KMnO4 शो करता है, सेम वही रिएक्शंस कौन शो करता है, K2Cr2O7। यानी इन एसिडिक मीडियम, अगेन हम लिख सकते हैं इन एसिडिक मीडियम इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कैन ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो थोड़ा कॉपी मत देखना, रिकॉल करने की कोशिश करना ना, दिमाग याद करने की कोशिश करो। हमने जो रिएक्शन लिखी, सबसे पहली रिएक्शन बताओ, ये Fe2+ को कहां पहुंचा देगा, वेरी गुड, कहां पर, Fe3+ में। Fe2+ को ये पहुंचा देगा Fe3+ में।
क्या हम रिएक्शन लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे बताओ रिएक्शन? हाँ, Fe2 प्लस आयन कौन है? Cr2O7 2 माइनस। ठीक, मीडियम कौन सा है? एसिडिक, तो क्या लिखेंगे? H प्लस। चेंजेस टू Fe किस में कन्वर्ट करेगा? Fe3 प्लस। खुद किस में कन्वर्ट होगा? Cr3 प्लस। वाटर क्या मिलेगा? फ्री में, एक्स्ट्रा वाटर बनेगा ना। देखो एन फैक्टर्स, Fe +2 से +3 में गया, 1 का चेंज, एक एटम, एन फैक्टर 1। क्रोमियम, तो अभी मैंने आपसे बोला एन फैक्टर कितना होगा? 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 Fe2 प्लस 1 Cr2O7, 1 बैलेंस करो, 6 Fe 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम बैलेंस। अब क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, 7H2O, 14 हाइड्रोजन, 14H प्लस, और ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। ठीक, तो आप चार्ज बैलेंस कर लो एक बार। चार्ज बैलेंस करोगे 6 2 12, 12 माइनस 2 10, 10 प्लस 14 24, 6 3 18, 18 प्लस 6 24, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस। सेम वही चीज KMnO4 भी Fe+2 को कहां पहुंचाता है? Fe+3 में। सिमिलरली K2Cr2O7 भी Fe+2 को कहां पहुंचा देगा? Fe+3 में। और रिएक्शन सेकंड बताओ, ऑक्सिलेट को कहां पहुंचाएगा? हाँ, कहां पहुंचाएगा? CO2 में। तो ऑक्सिलेट को पहुंचाएगा CO2 में। बताओ रिएक्शन क्या लिखेंगे? वही C2O4 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस। चेंजेस टू क्या बनाएगा? Cr3 प्लस प्लस CO2 प्लस H2। सही है। एन फैक्टर्स, इसका एन फैक्टर 6, इसका एन फैक्टर कितना आएगा बताओ? कार्बन यहां +3, +3 से कहां गया? +4। कितने का चेंज? 1 इंटू 2 कार्बन, कितना हो जाएगा एन फैक्टर? 2। अब देखो इसका एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर 6, रेशियो कितने का हो गया? 1:3। इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, फिर बैलेंस करो 6 कार्बन 6 कार्बन, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन 4 3 12 एंड 7 19, 12 एंड 7 19, 14H प्लस होगा। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन पूरी लिख सकते हो और आप उसको बैलेंस भी कर सकते हो। बस आपको क्या याद रखना है? प्रोडक्ट Fe+2 को +3 में, ऑक्सिलेट को CO2 में। बताओ थर्ड, I- को किसमें पहुंचा देगा? हाँ, वेरी गुड, किसमें? I2 में। फोर्थ, H2S को कहां पहुंचा देगा? सल्फर में। फिफ्थ, SO2 को कहां पहुंचा देगा? SO4 2 माइनस में। सिक्स्थ, बताओ H2O2 को कहां पहुंचा देगा? O2 में। सेवेंथ, SN2 प्लस को कहां पर ऑक्सीडाइज कर देगा? SN4 प्लस में। तो ओवरऑल 7 रिएक्शंस हैं KMnO4 और K2Cr2O7 की। इनमें से कॉमन जो काम में आती है वो है 1 2 3 4, ज्यादातर ये काम में आती है। क्वेश्चंस में बार बार काम में आएगी, वैसे याद हो जाएगी। और 2 बार तो हमने यहीं पे रिपीट कर ली, आपको वैसे ही बहुत सारी तो याद हो चुकी होगी, और बाकी धीरे धीरे करते करते याद हो जाएगी। रटने बैठने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप यूज करोगे ये आपको अपने आप याद होती जाएगी। तो ये था अपना सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज K2Cr2O7, और किस तरह से हम इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। कॉपी करो, फिर मैं आपको मिलवाता हूं एक रिड्यूसिंग एजेंट से, जो भी अपने बहुत बार काम में आता है। फिर देखो अगला सब्सटेंस, दैट इज Na2S2O3। वैसे इसका नाम तो होता है सोडियम थायोसल्फेट, लेकिन प्यार से हम इसको बुलाते हैं हाइपो। क्या बुलाते हैं? हाइपो। इसके सोल्यूशन को हम लोग हाइपो सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक, इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बात नंबर 1। ठीक,
देखो अब इसको अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना है ना, तो इटसेल्फ क्या होना होगा, इसको ऑक्सीडाइज होना होगा। तो अब क्या होता है, अभी इसमें जो आयन है एक्टिव वो कौन है, S2O3 2-। यहां पे आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो, तो देखो -6 उधर जाके हुआ +6, -2 4/2 सल्फर कौन सी स्टेट में है, +2। अभी क्या होता है, जब ये एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है तो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होता है और कन्वर्ट होता है S4O6 2- में। किसमें कन्वर्ट होता है, S4O6 2- में। यहां पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा 2.5 मिलेगा। अब आपको निकालना है इसका एन फैक्टर, तो देखो +2 से 2.5 कितने का चेंज, 0.5। कितना सल्फर है, 2, तो इंटू 2 दैट इज 1। तो इस कंपाउंड का यहां पर एन फैक्टर कितना हो गया, 1। ठीक है, अगर देखो यहां 4 सल्फर है, यहां 2, यहां कितने भी सल्फर हो मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे इसका एन फैक्टर निकालना है तो मुझे इसमें सल्फर देखने, इसमें नहीं देखने। अगर मुझे इसका एन फैक्टर निकालना होता तो मैं इसके अंदर सल्फर काउंट करता, कितने, 4। तो आप ध्यान देना, जिस कंपाउंड का एन फैक्टर निकाल रहे हो आप उसमें एटम्स गिनो। तो मैं इस कंपाउंड में एन फैक्टर निकाल रहा हूं, तो इसमें कितने सल्फर एटम है, 2, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो देखो यहां पे इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। तो ये भी अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छा है। हाइपो क्या करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जब ये एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है तो इटसेल्फ हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा, S4O6 2- में, और इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको यहां पे याद रखनी है, सबसे ज्यादा काम में आती है, इसको बोलते हैं I2 आयोडीन। आयोडीन जब भी S2O3 2- से रिएक्ट करता है तो ये खुद कन्वर्ट होता है I- में, और ये कन्वर्ट होता है S4O6 2- में। ठीक, तो रिएक्शन आप याद रखना, कभी भी आयोडीन अगर हाइपो सोल्यूशन से रिएक्ट करता है, यहां पर क्या होता है, आयोडीन का कलर होता है पर्पल। तो जो हाइपो सोल्यूशन होता है ना, जब ये I2 से रिएक्ट करता है तो I2 कन्वर्ट कर देता है I- में, तो जो पर्पल कलर है वो गायब हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हाइपो डीकलराइजेज I2 सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आयोडीन हाइपो से रिएक्ट करता है तो उसका कलर डीकलराइज हो जाता है। क्यों, क्योंकि I2 खुद किस में कन्वर्ट हो गया, I- में। तो कभी किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए कि हाइपो इज डीकलराइजिंग आयोडीन सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। चलो एन फैक्टर्स बताओ, क्या आप मुझे एन फैक्टर्स बता सकते हो। इसका एन फैक्टर हमने कैलकुलेट किया अभी, कितना, 1। अब आप मुझे बताओ आयोडीन का एन फैक्टर कितना होगा, कितना होगा, हाँ 2 होगा। कितना होगा, 2। कैसे होगा, बहुत आसान, ये 0, ये -1, कितने का चेंज बताओ, 0 से 1, 1 का चेंज, इनटू कितना आयोडीन है, 2। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। बात समझ में आ रही है ना। तो जितने एटम्स यहां हैं आप उनको काउंट कर, क्लियर। तो बस ये 3 अपने लिए बहुत हैं जो आपके सबसे कॉमन काम में आने वाले हैं। तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल, ये देख लो वो कहां कन्वर्ट हो रहा है और फिर उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकाल लो टोटल, वही क्या होगा, आपका एन फैक्टर होगा। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और एन फैक्टर कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करते हैं। देखो मैं यहां पे कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं और उसमें आपको कंपाउंड्स के एन फैक्टर कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो हम पहला केस ले लेते हैं, चलो बिल्कुल आसान सा। I- changes to I2, second I2 changes to I-, third S2O3 2- changes to S4O6 2-। तो इसी को उल्टा कर लेते हैं एक बार, है ना, कुछ डिफरेंसेस देख लेंगे इससे अपन।
H2O3 2-। फिर आप केस लो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल आप ले लो। चलो, ये आपके पास 7 एग्जांपल्स हैं जिनमें आपको इनका एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक, कैलकुलेट करो, बहुत ध्यान से सॉल्व करना, जो मैंने टूल सिखाया उनसे यूज करना। फिर हम इनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस इनमें से सही किए। तो डिस्कस करते हैं एक एक को, बहुत आसान है। तो यहां आयोडीन कौन सी स्टेट में है? माइनस चार्ज है ना, -1। यहां पर 0। अब आप देखो -1 से 0 कितने का चेंज? 1। यहां कितना आयोडीन है? 1। इधर कितना भी हो आपको कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ यहां पर देखो, यहां एक आयोडीन है तो इसका इनफेक्टर कितना होगा? 1। यही ये देखो उल्टा कर दिया, I2 चेंजेस टू I-। तो I2 चेंजेस टू I- है। अब आप देखो आयोडीन 0 से कहां जा रहा है? -1। कितने का चेंज? 1 इंटू यहां कितना आयोडीन है बताओ? 2 है ना, इंटू 2 करोगे तो इसका इनफेक्टर कितना होगा? 2। तो चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक, आप रिएक्शन में ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का इनफेक्टर एक साथ निकाल सकते हो। जैसे ये केस देखो है ना, 3rd 4th दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। अब हम बोल रहे हैं, मैं यहां लिख रहा हूं इसको कि H2O3 2- जो है वो कन्वर्ट हो रहा है S4O6 2- में। तो यहां सल्फर कौन सी स्टेट में है? +2। यहां सल्फर कौन सी स्टेट में है? 2.5। सल्फर अगर 2 से 2.5 में गया तो 0.5 इंटू बताओ कितना सल्फर है? 2। तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। यहां आप देखो, अगर आपको इसका इनफेक्टर निकालना है तो उल्टा आ जाओ, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? S4O6 2- H2O3 2- में। 2.5 से 2 कितने का चेंज? 0.5 इंटू, हाँ वेरी गुड, कितना करूंगा? 4, दैट इज 2। क्योंकि यहां पर कितना सल्फर है? 4 सल्फर है। तो ये टूल आप रिएक्शन में भी काम में ले सकते हो। सेम रिएक्शन में अगर आपको इसका इनफेक्टर निकालना है तो इसका चेंज देख लो, इसका निकालना है तो उल्टा आ जाओ और इसका चेंज देख लो। आई बात समझ में? तो 3rd हो गया, इसका इनफेक्टर कितना आएगा? 1 और इसका इनफेक्टर कितना आएगा? 2। अब देखो अगला FeSO4 चेंजेस टू Fe2O3। FeSO4 में ये +2 स्टेट में है और इसमें ये +3 स्टेट में होगा। बताओ कितने का चेंज? 1। एक आयरन है तो इसका इनफेक्टर कितना होगा? 1। बताओ इसका इनफेक्टर कितना होगा? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। 3 से 2 गया चेंज 1, कितना आयरन है? 2। तो इस रिएक्शन में इसका इनफेक्टर कितना होगा? 2। कर सकते हैं, बस करते जाओ कैलकुलेट। यहां देखो, यहां पे आप कैलकुलेट करोगे तो नाइट्रोजन आएगा -2 स्टेट में। -2 से नाइट्रोजन पहुंच गया +5। कितने का चेंज? 3 मत बोलना, हम पहले चेंज कैलकुलेट करते हैं फिर उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, है ना। कभी भी ऐसा मत करना कि पहले मैग्नीट्यूड ले लिया, मतलब इसको 2 लिख दिया और उसको 5 और चेंज बोला 3, वो गलत होगा। -2 से 5 तो आपके पास चेंज आएगा 7 का, आएगा ना। -2 से 5, 5 माइनस -2 यानी 5 + 2 7 इंटू 2 हाइड्रोजन। तो बताओ एन फैक्टर कितना है इसका? 14। एन फैक्टर ना कभी कभी 100, 103 भी आ सकता है। कभी ऐसा मत सोचना कि आपका एन फैक्टर आ गया 150 तो अब लोग अरे यार इतनी बड़ी वैल्यू। 150 क्या, वो 1050 भी आ सकता है। कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन चेंज और नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है, तो वैल्यू से मत घबराना कभी भी, ठीक है। फिर देखो अगला केस NO3 AlNO3 होल थ्राइस। तो यहां पर NO3 -1 स्टेट में होगा, है ना। तो NO3 माइनस में भाई तो आयनिक कंपाउंड है, इसको ब्रेक कर लो,
Al3 प्लस और NO3 माइनस। तो NO3 माइनस में नाइट्रोजन मिलेगा +5 स्टेट में, यहां पर ये +5 स्टेट में। बताओ यहां कौन सी स्टेट में आ गया? 0। तो +5 से 0 कितने का चेंज? 5। बताओ यहां कितने नाइट्रोजन है? नहीं, 1 नहीं है, कितने हैं? 3। ये पूरे 3 ग्रुप है ना ऐसे, तो 5 × 3 दैट इज 15। तो इस रिएक्शन में इस कंपाउंड का एन फैक्टर कितना होगा? 15 होगा। कर सकते हैं कैलकुलेट। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का एन फैक्टर निकाल सकते हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वो पार्ट्स हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये था कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 2 एजेंट मैंने आपको पढ़ाए, KMnO4, K2Cr27 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनकी कुछ रिएक्शंस। फिर हमने बात की सोडियम थायोसल्फेट दैट इज Na2H2O3 की। अभी देखो, अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, ये इससे पहले वाले सारे, इन सबके अंदर क्या हो रहा है? देखो, सिर्फ एक एलिमेंट, जैसे यहां नाइट्रोजन का, यहां नाइट्रोजन, यहां Fe, यहां सल्फर, यहां सल्फर, यहां आयोडीन, यहां आयोडीन, सिर्फ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। क्या हो कि अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर एक साथ चेंज हो, वही अब हम सीखने जा रहे हैं। और उस केस में हम लोग कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। ठीक, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट शायद आई थिंक 6th हमारी हेडिंग है, 6th पॉइंट पे आ चुके हैं हम। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर when oxidation number of more than one element changes। तो कंपाउंड में क्या होगा? एक से ज्यादा एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, कैलकुलेट तो बाद में कर लेंगे। Fe2S3 है, ये कन्वर्ट हो FeSO4 प्लस SO2 या Fe2 प्लस SO2 में कन्वर्ट हो। तो आप यहां पर देखो, आयरन यहां पर है, यहां पे क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई, सल्फाइड है S3-2। ठीक है, तो यहां पर दोनों कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर है। यहां पर Fe आएगा -3 में, ये फेरिक सल्फाइड है, और सल्फर आएगा -2 में। ठीक, अब आप देखो, सॉरी -3 +3, सल्फर तो पहुंच रहा है Fe तो पहुंच रहा है +3 से +2, और जो आपका सल्फर है वो -2 से कहां पहुंच रहा है? +4। तो देखो यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर भी बदल रहा है और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी बदल रहा है। अब यहां पर और केसेस हो सकते हैं। क्या भाई? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, हो सकता है दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, यानी दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाए, या फिर दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए, यानी दोनों का ही क्या हो जाए? रिडक्शन हो जाए, या फिर एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये कुछ भी केसेस हो सकते हैं। तो यहां पर हमको अब केस बनाने पड़ेंगे। ठीक, 2 केस पे हम लोग प्रॉपर्ली इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला केस क्या है? पहला केस इज केस 1 व्हेन बोथ एलिमेंट्स are either oxidized or reduced। या तो दोनों एलिमेंट्स का साथ साथ ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर क्या हो रहा हो? रिडक्शन हो रहा हो। तो इस केस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? सम ऑफ नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड पर मोल। ठीक, तो एक मोल सब्सटेंस ने नेट कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज किए, उसी से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? उसका एन फैक्टर। ठीक, तो अभी तो मैंने बता दिया कि सम करते हैं, क्यों करते हैं ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखो एक एग्जांपल, जैसे मेरे पास है कंपाउंड FeC2O4, इसको हम बोलते हैं फेरस ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्जेलेट। तो फेरस है तो यहां पर आयरन होगा +2 स्टेट में, और हम जानते हैं ऑक्सिलेट पे टोटल चार्ज होता है -2।
अगर ऑक्सिलेट पे -2 चार्ज है तो बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितना आता है, +3। हमने सीखा हुआ है ना। तो आयरन यहां +2 स्टेट में है और कार्बन यहां पर +3 स्टेट में है। अब ये आपका ऑक्सिलेट मान लो कन्वर्ट हो गया Fe3+ एंड CO2। आयरन तो पहुंच गया +2 से +3 और कार्बन पहुंच गया मान लो +3 से +4। मान लो क्या मतलब पहुंच ही रहा है +4 में, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, आयरन +2 से +3 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कार्बन +3 से +4 इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एक कंपाउंड में एक साथ दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है और दोनों का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस केस में अगर मैं इनफेक्टर निकालूं तो चेंज देखो, आयरन गया 2 से 3 कितने का चेंज, 1। कार्बन गया +3 से +4 कितने का चेंज, 1 इंटू कितना कार्बन 2, तो इसके लिए चेंज आ गया 2। तो बताओ इस कंपाउंड का इनफेक्टर कितना होगा, 1 + 2 दैट इज 3 होगा। ये तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पर ये फॉर्मूला कैसे बना, देखो कुछ ऐसे बना। Fe एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3+ में जा रहा है, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके CO2 बना रहा है। तो इस कंपाउंड में एक इलेक्ट्रॉन Fe ने लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लूज किए। बताओ कंपाउंड ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितने, 3। कैसे किए, एक Fe ने किया, 2 कार्बन ने किए। तो ओवरऑल कंपाउंड ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन चेंज को ऐड कर रहे हैं। जितना ये लूज करेगा, जितना ये लूज करेगा, तो ये पूरा कंपाउंड दोनों का मिलाकर लूज कर देगा। इसलिए हम बोलते हैं एन फैक्टर इस केस में क्या होगा, सम ऑफ नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड पर मोल, लिख सकते हैं। तो वैसे तो बहुत रेयर है कि आपसे ये केस पूछ ले, बट बाय चांस अगर कभी किसी केस में 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा हो तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। अब मुद्दे की बात ये आती है, सर हमें कैसे पता लगेगा, पता तो अब ऐसे लगेगा कि आपको हमेशा यही चेक करना है, कोई भी कंपाउंड दिया जाए उसमें पहले ये चेक करो कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है या फिर एक से ज्यादा का बदल रहा है। अगर आप हमेशा स्टार्ट ऐसे ही करोगे तो आप इस केस को कभी भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो अब कभी भी आपसे एन फैक्टर पूछा जाए तो पहले चेक करो कि उस कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है या एक से ज्यादा का बदल रहा है, और उसी हिसाब से आप अपना आंसर दोगे। क्लियर, कॉपी करो, फिर कुछ और केसेस यहां पे हम कवर करते हैं। फिर देखो एक और एग्जांपल इसी, यहां तो क्या रहा है, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर दोनों एलिमेंट रिड्यूस हो, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं जैसे Fe2SO4 होल थ्राइस, और ये कन्वर्ट हो रहा है FeO+SO2 में, मान लो, ठीक है। अब आपको इस कंपाउंड का इनफेक्टर निकालना है, तो पहले तो आप यहां पर दोनों जगह स्टेट निकालो। तो देखो फेरिक सल्फेट है, सल्फेट पे -2 होता है, इस पे आएगा +3। सल्फेट -2, तो सल्फेट में सल्फर होता है +6, तो यहां पे सल्फर है +6 स्टेट में, ठीक है। तो आयरन है +3 स्टेट में और सल्फर है आपका +6 स्टेट में, ठीक है। अब कन्वर्जन देखो, आयरन +3 से FeO में आयरन आ गया +2 स्टेट में और यहां पर आ गया +4 स्टेट में। तो देखो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस केस में फिर से देखो कंपाउंड में 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है और इस बार दोनों का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन। चेंज देखो, +3 से गया +2, कितने का चेंज, 1 इंटू कितना आयरन है यहां पे, 2, तो इंटू 2 इज इक्वल्स टू आ गया 2। सल्फर यहां देखो +6 से चला गया +4, तो 2 इंटू कितना सल्फर है, 3 इज इक्वल्स टू 6 होगा। अब हुआ क्या, यहां पे आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे और सल्फर ने यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए। बताओ कंपाउंड ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, वेरी गुड, कितना होगा, 8। तो दोनों के चेंज को ऐड कर दो, 2 + 6 इज इक्वल्स टू 8, यानी इस रिएक्शन में इस कंपाउंड का इनफेक्टर कितना है, 8 कर सकते हैं। तो केस जब दोनों एलिमेंट या तो ऑक्सीडाइज हो या फिर दोनों एलिमेंट क्या हो, रिड्यूस हो। अगला केस क्या बन सकता है, दैट इज योर केस 2। तो केस 2 क्या होगा, व्हेन एक एलिमेंट तो ऑक्सीडाइज हो
और दूसरा एलिमेंट क्या हो, रिड्यूस हो। तो वो केस भी देखो, when one element is oxidized and other is reduced, ठीक है। तो एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और दूसरा क्या हो, रिड्यूस हो। फॉर एग्जाम्पल दिस फेरिक ऑक्सिलेट FeC2O4 होल थ्राइस, मान लो ये कन्वर्ट होता है Fe2 प्लस CO2, ठीक है। अब आप फिर से देखो, फेरिक ऑक्सिलेट है तो आयरन यहां पे आएगा +3, ये ऑक्सिलेट है, कार्बन भी कौन से स्टेट में आएगा, +3। तो Fe तो कन्वर्ट हो रहा है +3 से +2 में, जबकि ऑक्सिलेट कन्वर्ट हो रहा है +3 से +4 में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर Fe चला गया +3 से +2, कितने का चेंज, 1 इंटू 2 आयरन एटम्स, तो इसके लिए चेंज आ गया 2। यहां पे कार्बन पहुंच गया +3 से +4, चेंज 1 इंटू कितना, 6, 2 तो ये रहा और 3 ये रहा, 2 इंटू 3 टोटल कितना आएगा, 6, इसका चेंज हो गया 6। अब इस केस में हम एन फैक्टर्स को ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, ध्यान से देखो, आयरन +3 से +2 किया गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कार्बन +3 से +4 गया, इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए। बताओ चेंज, एक्सचेंज कितने का हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स का हुआ ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसके चेंज में से इसके चेंज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस केस में इसका एन फैक्टर कितना होगा, 6 - 2 दैट इज 4 होगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर कभी आपके पास ऐसा केस बने जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, ऑल्दो बहुत रेयर है आपके लिए वाला, बट स्टिल अगर पूछ ले तो आप ये ध्यान रखना, अगर दोनों ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं तो आप दोनों के चेंज को ऐड करोगे। अगर एक ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस हो रहा है तो फिर आप इनके चेंजेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे और सब्ट्रैक्ट करके आप एन फैक्टर की वैल्यू बताओगे। आई बात समझ में। चलो, तो ये थे अपने पास कुछ केसेस जहां पे मैंने आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना सिखाया। अभी आपके पास एक केस और बाकी है, दैट इज फॉर अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर किसी एलिमेंट का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है तो हम उसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप एक बार इसे कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए एन फैक्टर की। तो देखा अपना अगला केस, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक, जब एलिमेंट का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है तब हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, आप तो उसको यूज करना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमेशा यूज कर सकते हो। एन फैक्टर होता है n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक, डायरेक्ट यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दू, Br2 चेंज हो रहा है Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। अब आप सोच रहे होंगे n1 n2 क्या है, तो वही समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे ब्रोमीन 0 में है, 0 से आ गया -1 और +5। तो डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, जब एक एलिमेंट एक स्टेट से दो अलग अलग स्टेट में जाता है, एक लोअर और दूसरी हायर। तो एक एलिमेंट दो अलग अलग स्टेट, एक लोअर एक हायर, यहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन। अब आप इनके इलेक्ट्रॉन चेंजेस कैलकुलेट करो। देखो ये 0 से -1 कितने का चेंज, 1 इंटू कितना, ब्रोमीन 2। इस एक इलेक्ट्रॉन चेंज को, ठीक है, सिमिलरली ये दूसरा इलेक्ट्रॉन चेंज 0 से +5 कितने का चेंज, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। अब आप इनमें से किसी भी एक को n1 मान लो और किसी भी एक को n2 मान लो ना, कोई जरूरी नहीं है कि जो छोटा है बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको मान रहा हूं n1 और इसको मान रहा हूं n2। बस अब आंख बंद करो, मुझे याद करो, एक फॉर्मूला दिमाग में आएगा
बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। तो यहां पे इस Br2 का जो n फैक्टर है, इस Br2 का n फैक्टर वो कितना होगा, n1 n2 यानी 2 into 5 अपॉन 2 into 10 अपॉन 2 plus 10। तो वैल्यू कितनी बनी, 20 डिवाइडेड बाय 12। जरा 4 का टेबल बोलो, 4 5s are 20 अपॉन 4 3s are 12। तो इसका n फैक्टर कितना आ गया, 5/3 आ गया। कितना आ गया, 5/3। तो सिंपल डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए n फैक्टर निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। अब आपसे कोई बोले कि नहीं हमें तो Br2 का मत बताओ, Br माइनस और BrO3 माइनस का बताओ, अभी बता देते हैं। अभी सिखाना मैंने आपको प्रोडक्ट का निकालना। क्या करो, रिएक्शन ऐसे लिखो, Br2 Br माइनस BrO3 माइनस। अब आप पूछोगे बताओ किसका निकालना है n फैक्टर, तो आप बोलो इसका, ये लो -1 कहां पहुंच रहा है, 0। बताओ कितने का चेंज, 1। कितना ब्रोमीन है, 1। बस इसका n फैक्टर कितना हो गया, 1। कोई बोलता है इसका बताओ, तो ब्रोमीन +5 से कहां पहुंच रहा है, 0। कितने का चेंज, 5 इंटू कितना ब्रोमीन, 1। तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 5। खत्म। इसका n फैक्टर 5/3 कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ये तो डिस्प्रपोर्शन में जा रहा है। इन दोनों का पूछ रहा है तो उल्टा आ जाओ, और जैसे हम नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करते हैं आप इनका n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हैं, छापो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो और ऐसे एक और एग्जांपल डिस्प्रपोर्शनेशन का। जब आपके पास एलिमेंट है फॉस्फोरस P4 और P4 कन्वर्ट होता है PH3 प्लस मान लो H2PO2 माइनस में। आपको P4 PH3 H2PO2 माइनस तीनों का n फैक्टर कैलकुलेट करना है। करो, चलो करें डिस्कस। आपने कर ही लिया वो ट्राई। तरीका वही है, पहली चीज आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। देखो एक एलिमेंट से दो अलग अलग तरह के कंपाउंड बन रहे हैं, तो मैक्सिमम केसेस में डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। तो फास्फोरस 0 स्टेट में ये -3, यहां पे फास्फोरस +1। तो देखो 0 से -3 कितने का चेंज, 3 इंटू 4 फास्फोरस दैट इज 12। यहां देखो 0 से +1 कितने का चेंज, 1 इंटू 4 आ गया। इसको बोल दो N1, इसको बोल दो N2। तो बताओ इस फास्फोरस का n फैक्टर कितना आ गया, इसका n फैक्टर आ गया N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो 48/16 n फैक्टर कितना आएगा, 3। हो गया। इसका बताना है -3 से 0 कितने का चेंज, 3। कितना फास्फोरस से 1, तो इसका n फैक्टर हो गया 3। सिमिलरली इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। बस ये हो गया आपके पास डिस्प्रपोर्शनेशन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर कम प्रपोर्शन हो तो क्या, भाई क्या, कुछ नहीं। डिस्प्रपोर्शनेशन कम प्रपोर्शन का उल्टा ही तो होता है। इधर से इधर चलूं तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, इधर से इधर चलूं तो कम प्रपोर्शन हो रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं रिएक्शन को ऐसे लिख दूं कि PH3 प्लस H2PO2 माइनस और चेंजेस टू P4, क्या कोई फर्क पड़ता है? एन फैक्टर तो वैसे आने वाला है। कैसा? फास्फोरस -3 से 0 कितने का चेंज, 1। इसका एन फैक्टर 1 क्योंकि एक ही फास्फोरस, सॉरी चेंज 3 का, इसका एन फैक्टर है 3 क्योंकि एक फास्फोरस है। यहां फास्फोरस +1 से 0 कितने का चेंज, 1। एक ही फास्फोरस है तो एन फैक्टर 1। इसका कैसे निकालेंगे भाई? जब ये आप इधर जा रहे हो तो इसका क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो इसके डिस्प्रपोर्शन का एन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो इसके लिए चेंज निकालो, 0 से -1 1 इंटू 4 का चेंज, N1 4 इंटू N2 0 से -3 3 का चेंज इंटू 4 12 अपॉन 4 प्लस 12। ठीक, वापस से कितना आ जाएगा, 3। तो सेम है, कंफ्यूज मत होना। डिस्प्रपोर्शनेशन कम प्रोपोर्शनेशन में कुछ भी नहीं करना है, जो डिस्प्रपोर्शनेशन है उसको उल्टा कर लो, वही क्या बन जाएगी आपकी कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये आपके पास थे तरीके, टूल्स, मेथड्स टू कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज
इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो हर केस हमने यहां कवर कर लिया है। एन फैक्टर कैलकुलेट करना ही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, अदरवाइज इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में आप एन फैक्टर कैलकुलेट किए बिना प्रोसीड कर ही नहीं सकते हो। तो अभी तो हमने न्यूमेरिकल पार्ट में एंटर ही नहीं करा, हमने अभी तो हमने सिर्फ बेसिक टूल्स सीखे हैं। अब हम इस चैप्टर का अगला पार्ट दैट इज योर न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हम टर्म डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंट मास और एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बहुत यूजफुल है, लेकिन उसको यूज करना आने से पहले आपको एन फैक्टर बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो मैंने लास्ट 2 लेक्चर से आपको अलग अलग केसेस में एन फैक्टर्स कैलकुलेट करना सिखाया है। आप इसे ठीक से रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास हम टर्म डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंट मास, जहां पर इसका बहुत यूज आने वाला है, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं।